खुशियों के बाग को छीना गया, इन हवाओं से मचल के राग को छीना गया, इन हवाओं से मचल के राग को छीना गया। उन घरों के हाथ में चलती मसालें आ गई, उन घरों के हाथ में चलती मसालें आ गई, जिन घरों से रोटियों की आग को छीना गया, जिन घरों से रोटियों की आग को छीना गया। अब उठाओ हाथ दुनिया देख ले, अब उठाओ हाथ दुनिया देख ले, आग की बरसात देख ले, आग की बरसात दुनिया देख ले, जुल्म को दो मात दुनिया देख ले, जुल्म को दो मात दुनिया देख ले, दो सही का साथ दुनिया देख ले, दो सही का साथ दुनिया देख ले, जुल्म को दो मात दुनिया देख ले, जुल्म को दो मात दुनिया देख ले, जुल्म को दो मात अमन के हम रखवाले सब एक हैं, हम जुल्म से लड़ने वाले सब एक हैं, अमन के हम रखवाले सब एक हैं। हम कोरिया में, हम हैं हिंदुस्तान में, हम रूस में हैं, चीन में, जापान में, हम अमेरिका में, हम हैं पाकिस्तान में, हम हर दुनिया के हर सच्चे इंसान में, हम क्या गोरे क्या काले सब एक हैं, अमन के हम रखवाले सब एक हैं, हम जुल्म से लड़ने वाले सब एक हैं। हम बच्चों की मुस्कान बेचते नहीं, हम माँओं के अरमान बेचते नहीं, हम आटम के और दौलत के बाजार में हम इंसानों की जान बेचते नहीं, हम आज़ादी के मतवाले सब एक हैं, अमन के हम रखवाले सब एक हैं। कि भौगोलिक स्थितियों में आप दोस्तों को बदल सकते हो, पड़ोसियों को नहीं बदल सकते। पड़ोसियों के साथ यदि हम जीना सीख लें तो संभवतः हमारी आवाम के जितने भी सवाल हैं, उन सवालों पर कुछ देर पहले यहाँ पर चर्चा हुई थी, चाहे वो शिक्षा के सवाल हों, वो समानता के सवाल हों, वो लोकतंत्र के सवाल हों, वो रोटी कपड़ा और मकान के सवाल हों, उन सवालों को हम काफ़ी हद तक हल कर सकते हैं। नीरज ने एक बार कहा था कि काश ऐसी भी मोहब्बत हो इस देश में, काश ऐसी भी मोहब्बत हो इस देश में कि जब मेरे घर उपवास हो तो तेरे घर रमजान हो, और ये महजबी झगड़े खत्म हो जाएंगे एक दिन अपने आप। ये महजबी झगड़े खत्म हो जाएंगे एक दिन अपने आप, अगर आदमी और कुछ ना हो बस इंसान हो। इस इंसानियत का पैगाम लेकर के ये जो यात्रा चली है, मैं देश हरियाणा की सांस्कृतिक टीम की ओर से ये कहूं कि सांस्कृतिक दूतों की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, और एक ही लाइन में मुझे कहना पड़े तो मैं आपके सिजदे में अपना सर झुकाता हूं। दोस्तों, जहां हम इकट्ठा होकर के बात कर रहे हैं, ये सरजमी युद्ध और वैराग्य के एक साथ रही है। यहाँ पर कहते हैं कि मैथोलॉजी में कोई महाभारत से बड़ा युद्ध नहीं था, और युधिष्ठिर जब युद्ध जीतने के बाद
हस्तिनापुर में प्रवेश करता है और हस्तिनापुर प्रवेश का जो दरबार है उसको देखता है कि यहाँ तो आचार्य भीम नहीं है, कृपाचार्य नहीं है, द्रोणाचार्य नहीं है, कर्ण नहीं है सभा में, दुर्योधन नहीं है। आखिर ये युद्ध मैंने क्यों किया? और अंततः वो भी क्या करता है? वैराग्य को धारण करता है। वो भी उसको छोड़ करके, हस्तिनापुर को छोड़ करके वो चल पड़ता है, चला जाता है। तो ये संदेश जो है वो बार बार इस पूरे इतिहास से या अपनी मैथोलॉजी से निकल करके आते हैं। इन चीज़ों से आज तक किसी कौम ने, किसी जाति ने कुछ हासिल नहीं किया। एक पुस्तक में एक बार पिछली बार पढ़ रहा था और एक पहरा जो मुझे उस पुस्तक का अपील किया, देखिए क्या हम इस प्रकार का कोई ख्याल जो है सजा सकते हैं कि इस प्रकार के म्यूजियम बने भारत में और पाकिस्तान में, जहां लोगों ने अपने क्रूर कार्यों के लिए माफ़ी मांगी हो, जहां लोग इस प्रकार की तस्वीर बना रहे हो पेंटिंग में कि उन्होंने जो कुछ किया उनकी वो बहुत बड़ी भूल थी, बड़ी भारी उनकी गलती थी, वो किस रो में, वो किन सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ आकर के वो लड़ने लगे, किस सांप्रदायिक ताकतों के बहकावे में आकर के आपस में लड़ने लगे। क्या हम इस प्रकार की म्यूजियम की कोई कल्पना कर सकते हैं? यदि वो म्यूजियम बनते हैं तो संभवतः दीवारें भी आपस में क्या होंगी, एक दिन धाराशायी हो जाएंगी, ये दीवारें भी एक दिन गिर जाएंगी। ये यात्रा जो है ये उसी वातावरण का निर्माण है। यदि इस प्रकार की बहस चलती है, और हालांकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, देखिए राजनीतिक रूप से हमारा भिन्न दृष्टिकोण है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से बिल्कुल भिन्न दृष्टिकोण है, उसके विपरीत दृष्टिकोण है। सांस्कृतिक दृष्टि से हम देखते हैं, जब हमारे कलाकार हैं, फिल्म के हैं, हमारे पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, जत्थेदार हैं, यात्री हैं, यात्राओं को निकालने वाले साथी हैं, वो सब एक ही बात लेकर के चलते हैं कि संस्कृति इस 1947 से बहुत पहले की चीज़ है और संस्कृति का निर्माण कोई एक दिन में नहीं होता। हमारी सांझी विरासत हैं, हमारे सांझे सपने हैं, हमारी सांझी आदतें हैं, हमारी सांझी मैथोलॉजी है। हमने मिलकर के साम्राज्यवाद के खिलाफ एक संघर्ष किया है, एक युद्ध किया है। देश केवल 75 साल में नहीं बनता है। और आप देखिए लोगों ने किस प्रकार के संस्मरण इसमें जोड़े हैं। एक अंडूरू के एक व्यक्ति ने, जो पंजाब में है, कुलवंत उसका नाम है, उसने एक अपना आलीशान मकान बनाया और मकान के आगे उसकी एक छोटी सी बैठक है और वो बैठक जो है बहुत बड़ी पुरानी है। उसके रिश्तेदारों ने कहा कि ये तो आपकी जो कोठी है, आलीशान कोठी है, इसकी जो सारी सोहे बिगड़ गई, आप इसको गिरा दें। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, ये जो मकान है मुझे कहाँ से मिला है कि एक मुसलमान व्यक्ति इसमें रहता था, वो छोड़ करके चला गया। न जाने कब उसकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति अपना इतिहास खोजता खोजता यहाँ पर चला आए और इन खंडरों से फिर कोई सकारात्मक बातें निकल आए, मानवता की कोई बातें यहाँ से फूट पड़ी। इसी बारे में एक बार हमारे गांव के पास एक अरहाड़ा गांव पड़ता है, उसके एक बुजुर्ग से मैंने बात की। अब देखिए कि लोग किस प्रकार सोचते हैं और हमारे राजनेता जो उससे बिल्कुल भिन्न दृष्टि रखते हैं। अब उसने क्या बताया कि जब देश का विभाजन हो रहा था, अफरा तफरी मची हुई थी और लोग बाग, कोई पाकिस्तान जा रहा था, कोई पाकिस्तान से भारत में आ रहा था, तो कुछ मुसलमान जो वहाँ रहने वाले थे वो अपना सारा सामान छोड़ करके, क्योंकि इतना सारा सामान आप इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, आपको पता ही नहीं होता, स्थितियाँ इतना दबाव आपके ऊपर होता है और आप उसने जाना है। अब उसने क्या किया, अपनी सारी टूम, सारे जानवर, सारे मवेशी, एक सरपट सिंह था, उसको सपट्टर सिंह लोग भाषा में बोलते थे, उसके यहाँ दे करके वो पाकिस्तान में चले गए। उसके बाद वो लोग 20 साल के बाद 2 व्यक्ति अराड़ा गांव में आते हैं और वो व्यक्ति जो कभी जवान था वो भी बूढ़ा हो चुका था। वो क्या करता है, गांव के बाबा को बुलाता है, 10 आदमियों को इकट्ठा करता है, उनकी सारी टूम देता है, उनके सारे मवेशियों के पैसे वापस करता है। दोस्तों ये लोकचित है। इस लोकचित के अंदर दोनों बातें आपको मिलेंगी। ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने बहुत बेईमानियां की होंगी, ऐसे भी होंगे जिन्होंने सर कलम कर दिए होंगे, लेकिन इसके साथ साथ ऐसे भी लोग हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं और ये कहते हैं कि ज़मीन इसलिए खड़ी हुई है कि कुछ सच्चे लोग, कुछ अच्छे लोग यहाँ पर काबिज हैं, यहाँ पर हैं, इन्हीं के कारण हम सबका
वजूद है। और दोस्तों, पिछले दिनों बड़ी एक संभवतः महत्वपूर्ण बात, इस सारे जिस चीज़ संदेश जो हम पहुंचाने वाले हैं और इसके पीछे की जो चीज़ें हैं वो कैसी कैसी हैं, आप देखिए। प्रोफेसर कृष्ण कुमार की किताब है मेरा देश तुम्हारा देश, उनकी एक पुस्तक है। उस पुस्तक में एक बार क्या है, वो पाकिस्तान की यात्रा करते हैं, और जब वो पाकिस्तान की यात्रा करते हैं तो 9वीं क्लास के अंदर जाते हैं, एक स्कूल के अंदर, और स्कूल में जाकर के एक बच्ची से पूछते हैं कि तुम्हें किस चीज़ से डर लगता है। ये सवाल वो करते हैं कि आपको किस चीज़ से डर लगता है। वो बच्ची कहती है कि हमें भारत से डर लगता है। वो बोला क्यों लगता है? कि भारत ने परमाणु बम बनाया है। अब देखिए कि भारत के अच्छे नागरिक वो हैं जो पाकिस्तान को गाली देते हैं, और पाकिस्तान के अच्छे नागरिक वो हैं जो भारत को गाली देते हैं। ये चलते चलते हम कहाँ किस दौर में पहुँच गए हैं। लेकिन हम इंसानों की बात कर रहे हैं, नागरिक से थोड़ा सा ऊपर। यानी उसने ये कहा कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उन पीढ़ियों का जो मानस है, लगातार हमारे हुक्मरान, हमारे जनप्रतिनिधि वो क्या कर रहे हैं, उनको समाप्त कर रहे हैं, उनको बर्बाद कर रहे हैं। ये चिंता एक बार पाकिस्तान के शायर ने भी जाहिर की थी। जब उसे पूछा गया कि आपका इतिहास क्या है, तो उसने कहा कि मैं पाकिस्तान नहीं बल्कि पंजाबियत का कायल हूँ। पाकिस्तान का इतिहास 75 साल का है और मेरा जो इतिहास है वो 5000 वर्षों से जुड़ा हुआ है। कभी कभी मुझे लगता है कि हमारे हीर और रांझे चिनाब में कहीं खो गए हैं। हमारे सोही और महिवाल वो कहाँ पर है? वो चिनाब पर खेलते हैं। और उसी तरह से पाकिस्तान को आज यदि कोई रास्ता दिखा सकता है, बुद्ध और महात्मा गांधी उनकी रहबरी कर सकते हैं, उनका पथ प्रदर्शक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने इतना जो पवित्र मिशन को लेकर के चले हैं, ये मिशन एक दिन जरूर रंग लाएगा, हमें पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है। और हम पूरे मान और सम्मान के साथ आपकी इस यात्रा का समर्थन करते हैं। ये यात्रा केवल यात्रा नहीं है, ये न जाने कितने विचारों में ढलेगी, कितनी भावनाओं का रूप लेगी, और न जाने कितनी कथा और कहानियाँ बनकर के ये आसपास के लोगों में फैलेगी, और इसका कोई न कोई रंग बनेगा। और जब भी कभी इस प्रकार की बात उठेगी इन मुल्कों में, जब ये अपनी मूर्खता के बारे में सोचेंगे, तो इस पश्चाताप के साथ रहेंगे कि हमने बहुत सारा जो समय है वो लड़ने में गंवा दिया है। ये कहा जाता है कि एक लड़ाकू विमान में सारे पाकिस्तान की किताबें आ जाती हैं और 5 लड़ाकू विमान में भारत के सारे बच्चों की किताबें आ जाती हैं। लेकिन ये नहीं पता कि हम कहाँ पर पैसे जो है खर्च कर रहे हैं। इसी के साथ मुझे जो सबसे आज मुझे एक बात, भगत सिंह के ऊपर एक अशोक पांडे की कविता है, मैं वो कविता जरूर आपके साथ साझा करना चाहूँगा। शायद उसके साथ बात जो है मेरी पूरी हो जाएगी। जो मैं कहना चाहता हूँ वो उन शब्दों में कहीं ना कहीं शामिल हो जाएगा। कविता है, तुम्हें कैसे याद करूं भगत सिंह, जिन खेतों में तुमने बोई थी बंदूकें, जिन खेतों में तुमने बोई थी बंदूकें, उनमें उगी है नीली पड़ चुकी लाशें, उनमें उगी है नीली पड़ चुकी लाशें। जिन कारखानों में उगता था तुम्हारी उम्मीदों का लाल सूरज, जिन कारखानों में उगता था तुम्हारी उम्मीदों का लाल सूरज, वहाँ दिन की रोशनी रात के अंधेरे से मिलती है, वहाँ दिन की रोशनी रात के अंधेरों से मिलती है। जिंदगी सी ऐसी थी तुम्हारी मोहब्बत, जिंदगी से ऐसी थी तुम्हारी मोहब्बत कि कांपी तक नहीं जुबान, कि कांपी तक नहीं जुबान सूबेदार पर इनकलाब जिंदाबाद कहते हुए, कि कांपी तक नहीं जुबान सूबेदार पर इनकलाब जिंदाबाद कहते हुए। अभी एक सदी भी नहीं गुजरी और ज़िंदगी हो गई इतनी बेमानी सी कि एक पूरी की पूरी पीढ़ी जी रही है जहर के सहारे, एक पूरी की पूरी पीढ़ी जी रही है जहर के सहारे। इसी जहर का विरोध कहीं ना कहीं हमारी यात्रा कर रही है। तुम जिन्हें दे गए थे एक मुड़े पन्ने वाली किताब, तुम जिन्हें दे गए थे एक मुड़े हुए पन्ने वाली किताब, सजाकर रख दिए उन्होंने घर की सबसे खुफिया अलमारी में, सजाकर रख दिए उन्हें घर की खुफिया अलमारी में। सब बेचैन हैं, सब बेचैन हैं तुम्हारी सवाल करती हुई आंखों से, सब बेचैन हैं
तुम्हारी सवाल करती आंखों से अपने आप चश्मे सजाने को, तुम्हारी घूरती आंखें डराती हैं उन्हें, और तुम्हारी बातें गुजरे ज़माने की लगती हैं उन्हें। तुम्हें कैसे याद करूं भगत सिंह, तुम्हें कैसे याद करूं भगत सिंह, जबकि मैं जानता हूं तुम्हें याद करना अपनी आत्मा को केंचलों से बाहर निकालना है। जबकि तुम्हें याद करना अपनी आत्मा को केंचलों से बाहर निकालना है। कौन सा ख्वाब दूं मैं अपनी बेटी की आंखों को, कौन सा ख्वाब दूं मैं अपनी बेटी की आंखों को, कौन सी मिट्टी लाकर रख दूं उसके सिरहाने। जलियांवाला बाग फैलते फैलते हिंदुस्तान बन गया भगत सिंह, हिंदुस्तान बन गया भगत सिंह। तुम्हें कैसे याद करूं भगत सिंह, तुम्हें कैसे याद करूं भगत सिंह। परिदृश्य को रखा है, आपका धन्यवाद। मैं अपने तमाम साथियों की ओर से देश हरियाणा टीम का धन्यवाद अदा करता हूं। विशेष तौर से डॉक्टर कृष्ण कुमार जी का, हमारे मित्र श्री ओम प्रकाश करुणेश जी का, डॉक्टर प्रदीप जी का, हमारे प्रांत के बहुत ही मूर्धन्य साहित्यकार रविंद्र गासो जी का, पत्रकार अरुण कहरबा जी का, मास्टर महेंद्र जी का, विकास साल्यान जी का ख़ास तौर से, और इस पूरी टीम के रूहें रवां डॉक्टर सुभाष चंद्र जी का, डॉक्टर सुनील दत्त जी का, गुंजन कहरबा जी का, नरेश मीत जी का, सुनील थुआ जी का, और बलदेव सिंह महरोक साहब का हृदय से धन्यवाद करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपका सहयोग और आपका जिस तरह से हमें संरक्षण मिलता है इस टीम को, जब जब हम गुजरते हैं तब तब आप स्वागत करते हैं। और मुझे डॉक्टर सुभाष जी की बात बार बार याद आती है कि ये एक ऐसा आंदोलन बनना चाहिए किसी दिन कि हजारों हजार लोग दिल्ली से निकलें और वो मजबूर कर दें यहाँ की और वहाँ दोनों की सरकारों को सरहदों पर जो पाबंदियाँ लगाई हैं उसको ख़त्म करने में। तो मैं हरियाणा टीम का, देश हरियाणा टीम का आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे 3 साथी कुरुक्षेत्र से जुड़े हैं। मैं चाहूँगा कि हमारी साथी परवीन जी आइए, वो हमारे श्रीमती गीता पाल जी का फूल माला से स्वागत करेंगी। माला ले दीजिए। गीता पाल जी पंचकुला से हैं और अभी रिटायर्ड हैं, एक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल रही हैं। सुरेंद्र पाल सिंह जी की बहुत अच्छी साथी हैं और सहयोगी हैं और पत्नी हैं श्रीमती गीता पाल जी। और सबसे खुशी की बात यह है कि आपने नताशा नरवाल का नाम सुना होगा, उनकी बुआ जी हैं। तो हम आपका स्वागत करते हैं। एक बेटा भी आया ना, बच्चा क्या नाम है? विशांत। श्रीमती पायल जी भी हमारी टीम से यहाँ जुड़ रही हैं। वैसे वो पानीपत से हैं, कि आए तो उनका भी गीता पाल जी माल्यार्पण कर स्वागत है। गीता जी एक माला। अब ये हमारी यहाँ टीम पूरी मुकम्मल हो चुकी है और अब हम आगे चल रहे हैं। अंजू भी हमारे साथ जुड़ी है। हाँ, अंजू जी कहाँ है? अंजू जी माला डाल दीजिए, आगे बढ़े। विकास साल्यान जी भी हमारे साथ यहाँ से जुड़ रहे हैं। आइए विकास जी। विकास जी का भी हार्दिक स्वागत है। अंजू जी, विकास जी आइए। अशोक अरोड़ा जी आप माल्यार्पण करें। और श्री विकास साल्यान जी का जो हमारे, आइए, श्री अशोक अरोड़ा जी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, वे स्वागत कर रहे हैं। थैंक यू सर। अमन के हम रखवाले सब एक हैं, हम जुल्म से लड़ने वाले सब एक हैं, अमन के हम रखवाले सब एक हैं। हम कोरिया में, हम हैं हिंदुस्तान में, हम रूस में हैं, चीन में, जापान में, हम अमेरिका में, हम हैं पाकिस्तान में, हम हर दुनिया के हर सच्चे इंसान में, हम क्या गोरे क्या काले सब एक
हैं, अमन के हम रखवाले सब एक हैं, हम जुल्म से लड़ने वाले सब एक हैं। हम बच्चों की मुस्कान बेचते नहीं, हम माँओं के अरमान बेचते नहीं, हम आटम के और दौलत के बाजार में हम इंसानों की जान बेचते नहीं। हम आज़ादी के मतवाले सब एक हैं, अमन के हम रखवाले सब एक हैं, हम जुल्म से लड़ने वाले सब एक हैं। इन बस्तियों को जगमगाना है सदा, इन खेतियों को लहलहाना है सदा, इन बस्तियों को जगमगाना है सदा, इन खेतियों को लहलहाना है सदा। उठाओ साज गाओ गीत अमन के, ये जिंदगी के गीत गाना है सदा। उठाओ साज गाओ गीत अमन के जिंदगी के गीत गाना है सदा। हम मौत पे हंसने वाले सब एक हैं, हम जुल्म से लड़ने वाले सब एक हैं, अमन के हम रखवाले सब एक हैं।